नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे और आप देख रहे हैं रेड 9 न्यूज का स्पेशल सेगमेंट करंट इशू। आपको बता दें कि तत्कालिक विषयों पर हम लगातार आपसे रूबरू होते आए हैं और आज हम आपके बीच मौजूद हैं। आपको बता दें कि खुशखबरी यह है कि इंदौर का चहुमुखी विकास करने के लिए इंदौर नगर निगम के द्वारा और सत्ता दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्पष्ट बहुमत के साथ बजट को पास किया गया। आखिरकार बजट में क्या खास था और जो वाद विवाद तरीके से निगम सदन में नहीं हो पाए या यूं कहें ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में नहीं हो पाए, तो वो बहस हम यहाँ छेड़ने के लिए तैयार हैं। इसीलिए मेहमानों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं महेश बसवाल, जो पहली मर्तबा पार्षद बन के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मूसाखेड़ी पहुंचे। वार्ड क्रमांक 54 का ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं महेश बसवाल जी। बहुत जोर शोर से आप अपनी पार्टी की बात रखते हैं, तो कितना दम यहाँ दिखाते हैं ये बड़ा देखने का विषय होगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर बागोरा। हम आपका हार्दिक अभिनंदन इसलिए करते हैं क्योंकि आप नगर निगम को बहुत मजबूती से समझते हैं और खास नज़र बनाए हुए रखते हैं नगर निगम से की गलियारों पे। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं रुबीना इकबाल खान। ये वो आवाज़ है जो हर परिषद की बैठक में बहुत ही बुलंद आवाज़ रहती है और शहर हित में हमेशा आवाज उठाती आई है। वो बात अलग है कि सत्ता दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी इनकी मजबूत आवाज को दबाने का प्रयास बहुत करता है, परंतु अपनी रोचकता और अपनी व्यंग्यात्मक शैली के चलते रुबीना इकबाल न केवल खजराना बल्कि पूरे इंदौर में बहुचर्चित हैं। महेश बसवाल जी, सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछेंगे कि डिजिटल बजट पेश किया माननीय महापौर महोदय पुष्पमित्र भार्गव जी ने और एक इतिहास रचा कि हिंदुस्तान में कहीं भी जो है डिजिटल बजट पेश नहीं किया गया था। तो ये बड़ा ही खुशी का विषय है कि इंदौर नगर निगम ने ये इतिहास रचा। कैसे देखते हैं? बड़े ही सौभाग्य की बात है और आप सभी इस डिजिटल बजट के सहभागी बने हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इंदौर बड़ा गौरवान्वित अपने आप में महसूस कर रहा होगा कि एक ऐसा मेयर मिला है। वैसे तो पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी तात्कालिक मेयर रहे, पिछले 4 बार से हमारी परिषद रही है, हर बार कोई ना कोई नवाचार हुआ है और इसी नवाचार की श्रृंखला में एक बार फिर आपके सामने डिजिटल बजट पेश हुआ है। पेपरलेस बजट है और बहुत सारी सौगातें माननीय महापौर जी ने इंदौर शहर को दी है। अच्छा, आपका अनुभव कैसा रहा? आप तो मान लीजिए कि टीवी पर या पेपरों में पढ़ते आए होंगे, केवल परिषद की बैठक हो या बजट बैठक हो, आपका पहला अनुभव था, इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि पहले बताइए अनुभव कैसा रहा। पेपरलेस भी आपने देख लिया, पेपर वाला तो खैर आपने टीवी वगैरह पे देखा होगा, अनुभव कैसा रहा आपका? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, चूँकि टीवियों के माध्यम से या पेपरों के माध्यम से अब तक इन सब को देखता आया था सदन को, पर खुद को महसूस किया, देखा और धीरे 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 सीखता गया, समझता गया। और पेपरलेस बजट होने के साथ साथ कंप्यूटर के माध्यम से आपने देखा होगा, स्क्रीन हमारे सबके सामने रखी थी जी। जो सब कर रहे थे वही मैंने भी किया और वैसा ही प्रस्तुतिकरण हमारे सदन में। चलिए, मतलब आपका उत्साह बता रहा है कहीं ना कहीं आपका भरपूर मनोरंजन भी हुआ है सदन में। रुबीना जी, पहली मर्तबा इंदौर ने इतिहास रचा और डिजिटल बजट पेश किया। आपकी भाषा में बोलें तो पेपर नहीं दिए गए थे, एक पेन ड्राइव दे दी थी, कुछ ऐसा ही आप कह रही थी। क्या कहना चाहेंगी आप डिजिटल बजट के बारे में? देखिए, अब तक क्या होता था जी, एक बुक हमको मिल जाया करती थी, हम लोग घर जाके जब दिल चाहता था उसको बुक को देख लिया करते थे। अब हमें पेन ड्राइव पकड़ा दी। अब पेन ड्राइव घड़ी घड़ी हमारे पास लैपटॉप होगा तो उसमें लगा के पढ़ेंगे और फिर लैपटॉप लाओ लगाओ। या अब सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे साथी सत्ता पक्ष के लोग थे, उनकी जो बहुत सारी पार्षद वहाँ बैठी थी, उनको भी वो कंप्यूटर चलाना नहीं आ रहा था, वो मैंने देखा था। तो वो उसका हम क्या करेंगे कि मैंने कल भी इस बात को बोला था कि हमारे पास आपने कोट पैंट है नहीं, हमें टाई दे दी। अब वो हम टाई कुर्ते पजामे पे लगाएं, शलवार सूट पे लगाएं, मतलब आप उसको टाई का क्या करें? यही मतलब आप डिजिटल और ये वो कर रहे हो, लेकिन पहले आप धरातल की बात करें तो मेरे हिसाब से तो कागज वाले ही अच्छा था। क्या कहते हैं शेखर बागोरा जी? डिजिटल तो अच्छा है, मान लीजिए हमेशा के लिए सेव रहेगा और जब चाहे उसको बाद में भी कभी भी विपक्षी दल देख सकता है कि बजट के आखिरकार क्या क्या पॉइंट्स थे, क्योंकि पेपर तो कहीं ना कहीं मान लीजिए रद्दी के भाव बिक जाते हैं और पता नहीं चलता कि वो किताबें कितनी है। रुबीना जी भले बोल रही हैं किताबें हम कभी भी पढ़ लेते थे, मुझे नहीं लगता कि कोई किताब संभाल के आज भी रखी होगी पिछली मर्तबा में जो बजट बैठक हुई हो। तो ये तो अच्छा है कि पेन ड्राइव कम से कम संभाल के व्यक्ति रखेगा और कभी भी देख पाएगा कि आखिरकार जो पुराना बजट था उसमें किन किन बिंदुओं को महत्ता से रखा गया था या कितना बजट पास हुआ था या किस विषय को लेकर के कितनी फंडिंग की गई थी। कैसे देखते हैं?
कुल मिलाकर महापौर पुष्पेंद्र भार्गव जी ने जो नवाचार करते हुए जी जो ई बजट लाने की पेशकश की वाकई लाजवाब है। इससे हमारा पेपर का खर्चा बचेगा और ये खर्चा बचना इसलिए भी ज़रूरी है कि हर साल हम देखते हैं कि बजट की जो इतनी मोटी मोटी कॉपी बनाई जाती है, वो जो बांट दी जाती है, उसको इतना मुझे नहीं लगता कोई पार्षद पढ़ता होगा। उसको ले जाकर रख दिया जाता है, उसको रद्दी कर दिया जाता है। वाकई सही है कि ई बजट रहेगा, पेन ड्राइव में रहेगा। आप बात करते हैं कि हमारे पास लैपटॉप नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसा कोई पार्षद नहीं है जिसके घर में कोई बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं और जो लैपटॉप चलाना नहीं जानते होंगे जी। तो इसलिए ई बजट के लिए जो पेन ड्राइव दी गई वह तो नवाचार बहुत अच्छा है और उसे आगे ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहिए ताकि इनके पास भी रिकॉर्ड रहेगा कि महापौर जी ने किस समय क्या घोषणा करी, किसके लिए कितना पैसा रखा है। अगली बार जब ये बैठेंगे तो वो पेन ड्राइव लगा के उन्हें बता देंगे कि आपने इतना पैसा रखा था, ये खर्च हुआ नहीं, कहाँ गया। नहीं, वैसे तो मेरे ख्याल से पेन ड्राइव मोबाइल में भी लग जाती है और आप तो 3-4 बार की पार्षद हैं। आप अगर ऐसे बोलेंगे कि घर में लैपटॉप नहीं है तो ये पूरा शहर देख रहा है तो बहुत मजा, बहुत हास्यास्पद हो जाएगा ये तो कि लैपटॉप नहीं है आज की तारीख में। जी, बाकी लोगों के घर में नहीं है। जैसे मेरे साथ एक पार्षद है जी, इस शहर में, इस इंदौर नगर निगम की मैं बात करूं, इस शहर में कोई भी पार्षद चुनाव लड़ता है ना तो वो 50 लाख 1 करोड़ से कम खर्च नहीं करता है तो वो 30-35 हजार का लैपटॉप नहीं खरीद सकता। ये मैं नहीं मानता। आप खर्चे की बात कर रहे हैं शेखर जी। मैं तो आपको ये बताना चाहूंगी कि पार्षद जो चुनाव जीत जाते हैं तो इनोवा और स्कॉर्पियो ऐसी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां भी बहुत जल्दी, पता नहीं, मतलब 6,000 रुपए की तनख्वाह मिलती खरी, एक बहुत अलग विषय है। और हम विषय जी वो 12 कर दिया गया है। 12,000 रुपए की तनख्वाह में स्कॉर्पियो और इनोवा खरीदना भी अपने आप में बहुत जिगर की बात है। ठीक है जी। महेश जी, सबसे ज्यादा अगर सदन में चिल्लाहट हुई तो वो विषय था गंदे पानी को लेकर के। और वास्तव में इंदौर नगर निगम या नगर निगम की बात की जाए तो सूरज उगने से लगा करके सूरज ढलने तक पानी एक ऐसी व्यवस्था है या नगर निगम एक ऐसी संस्थान है, एक ऐसा जहां सूरज उग रहा है तब भी नगर निगम की जरूरत है और ढलते हुए सूरज के साथ भी नगर निगम की जरूरत है। हमें पानी 24 घंटे चाहिए, जरूरी है। जब सुबह आप भी उठते होंगे और किसी दिन नल में पानी नहीं आता होगा तो बड़े विचलित हो जाते होंगे कि यार, बोलते होंगे भाभी जी से कि पानी नहीं आ रहा, आखिरकार क्या हो गया, जरा फोन लगाइए। तो बड़ा चिंतनीय विषय है। वो बात अलग है कि विपक्ष की बात को सदन में चिल्ला चिल्ला कर आपने स्वयं ने भी दबा दिया, पर आज बताइए वास्तविकता क्या है। लगातार नगर निगम का जल कार्य विभाग इन्हीं बिंदुओं पर काम कर रहा है। आप देख रहे होंगे पूरे इंदौर में पानी का जो सुचारू संचालन है वो नगर निगम के माध्यम से लगभग ठीक हो गया है। रही बात गंदे पानी की, आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं एलएनटी के माध्यम से काम हो रहा है। हमारे माननीय महापौर जी के कार्यभार संभालने के बाद से अब तक लगभग 600 स्क्वायर फीट लाइन बिछा दी गई है और आने वाले महीनों में यह भी बाकी पूरा काम एलएनटी कंपनी कंप्लीट कर देगी और सुचारू रूप से गंदे पानी की सारी समस्याएं समाप्त कर दी जाएगी। अमृत योजना 2 पे शेखर बागोरा जी तकरीबन 1500-1600 करोड़ का प्रावधान रखा गया, बजट रखा गया अलग से। ये अमृत 2 को सुनते सुनते आपको कितना समय हो गया? अमृत 2 की बातें बरसों से हो रही है। हर चरण आता है, ला रहे हैं, हर बजट में बताया जाता है। और पानी की समस्या की बात करेंगे तो महेश जी ने जैसा जो जवाब दिया उसके अंदर मैं ये महेश जी से पूछना चाहूंगा कि ये वही महेश बसवाल जी हैं जो अच्छे से समझते हैं कि पानी की तकलीफ क्या होती है और एक पार्षद को, जनता को जवाब कैसे देना पड़ता है। और मूसाखेड़ी जैसे वार्ड से प्रतिनिधित्व करते हैं खिलाफ जी। इसी एलएनटी के खिलाफ इस परिषद का सबसे पहला मोर्चा महेश जी ने खोला था जी। इनके वार्ड में गंदा पानी जाता था, इनके वार्ड में पानी नहीं जाता था, ये इन्होंने इसके खिलाफ मोर्चा खोला था। बबलू शर्मा जी को दौरे कराए थे। ये बहुत अच्छे से समझते हैं कि कितनी तकलीफ है गंदे पानी की। सभी जगह पर गंदे पानी की तकलीफें हैं लगभग, मैं इसको एक्सेप्ट भी करता हूं और इस पर लगातार निगम काम भी कर रहा है। आप देख रहे हो बबलू शर्मा जी ने मेरे वार्ड में दौरा किया, मैंने मुद्दा उठाया, अच्छी बात है, पर कहीं ना कहीं उनकी सक्रियता देखिए। आज आप माननीय महापौर जी खुद फील्ड में होते हैं, बबलू शर्मा जी खुद फील्ड में होते हैं, उनके साथ संजीव श्रीवास्तव जी। सक्रियता तब शून्य हो जाती है महेश बसवाल जी, सक्रियता तब शून्य हो जाती है जब परिणाम नहीं निकलते। ऐसा नहीं है कि पिछली मर्तबा परिषद में कोई दौरे नहीं करता था, ऐसा नहीं है कि बलराम वर्मा घर बैठ करके जल कार्य समिति संभालते थे, ऐसा नहीं होता था कि मालिनी गौड़ कभी सड़कों पर निकल करके दौरे करने नहीं आई, ऐसा कभी नहीं होता था कि प्रतिभा पाल निकल करके कभी दौरे नहीं किए, ऐसा नहीं हुआ। इंदौर नगर निगम के किसी भी अधिकारी ने दौरे नहीं किए हो या पूर्व के किसी मेयर ने दौरे नहीं किए हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। रुबीना जी कैसे देखती हैं? सालों से इंदौर का हिस्सा हैं आप, बावजूद उसके इंदौर नगर निगम का एक भी वार्ड ऐसा नहीं है जहां 100% शुद्ध पानी आता हो।
कहीं भी नहीं आता है। और ये जो अमृत 2 है, ये मैं पिछले 11, 12, 13 साल हो गए, मेरे 2 साल तो कोरोना में खत्म हो गए थे, 13, 14 साल से मैं इस वादे को सुन रही हूँ। बराबर ये 3% मैंने देख ली, मगर आज तक वो नर्मदा जी वहाँ से चली है फेज 2, मगर यहाँ इंदौर तक पहुंच ही नहीं पा रही है। और पहुंची भी है तो ऐसी पहुंची है कि आप देखेंगे कि हर जगह गंदे पानी की समस्या। आप देखिए इंजीनियर फेल हो गए, अब वो कोई डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा जो देखेगा। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब कैसे ड्रेनेज का पानी कैसे मिक्स हो रहा है भैया पानी के अंदर। अच्छे पानी के अंदर लोग ड्रेनेज का पानी पिएंगे तो बीमार होंगे, परेशान होंगे। दूसरी बात, आज तक हमारा शहर टैंकरों पे क्यों निर्भर है, जब इतने करोड़ों रुपए हम नर्मदा पे भी खर्चा कर चुके हैं, उसके बाद भी आज टैंकर की जरूरत हमें हर गर्मी में क्यों पड़ती है। तो ये सब मुझे लगता है कि कोई हवा में सब बातें होती हैं और फिर वो हवा में ही खत्म हो जाती है और वो अमली जामा उसमें होता नहीं है। और आज तक के पानी की समस्या से हम जूझ रहे हैं। LNT वाले ऐसे टुचुर काम कर रहे हैं, 10 आदमी दिए हैं इतने बड़े खजराने में काम करने के लिए। वो धीरे धीरे ऐसी लाइनें डाल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 1 साल पूरा हो गया। उन्होंने पिछली गर्मी में वादा किया था कि इस साल पूरे खजराने को पानी दे देंगे, लेकिन आज तक नहीं दिया। यही हाल हर वार्ड का है, सब पानी के लिए। महेश बसवाल जी, साइकिल से मेट्रो, ऐसा कुछ ऑटो से मेट्रो, माफ कीजिए, ऐसा टेम्पो से मेट्रो तक का सफर भारतीय जनता पार्टी का, शायद ऐसा कोई जुमला था भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ रही थी मेयर का कि वो टेम्पो से मेट्रो का सफर भारतीय जनता पार्टी के साथ, विकास की बात भारतीय जनता पार्टी के साथ, और भी बहुत सारे जुमले। और जो कांग्रेस बोलती जुमले बोलती है, आप लोग नारे बोलते हैं, वो लोग जुमले बोलते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपकी कथनी और करनी में अंतर है। वाकई में मन यहाँ विचलित हो जाता है कि वास्तव में 365 दिन, गर्मी के दिन आप हटा दीजिए, बावजूद उसके टैंकर गलियों में दौड़ते हुए नजर आते हैं। गर्मी शुरू नहीं होती उसके पहले बोरिंग ठप हो जाती है। नर्मदा 100% इंदौर में है नहीं। भाई आपस में पानी के लिए लड़ लेते हैं। महेश बसवाल जी, कल आप लोग इस चीज को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं थे सदन में, जब आप ही के पार्षद थे ना भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के लाल बहादुर वर्मा, उन्होंने बोला कि आप चिल्ला रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी का पार्षद होने के बावजूद, लाल बहादुर वर्मा ही थे ना, स्वीकारते हैं आप इस बात को? क्या लगता है क्यों ये खामियां क्यों हैं और कब तक दुरुस्त करेंगे? बहुत अच्छी बात है, आप अमृत 2 ले आइए, 3 ले आइए, 4 ले आइए, आप सब ले आइए। हथेली पर आप चांद दिखा दीजिए कि इंदौर जो है अब स्विट्जरलैंड बनने वाला है, अब ये इंदौर नहीं रहेगा। तो हथेली पर चांद कब तक? ऐसा नहीं है। चुनाव जब प्रारंभ हुआ, हमने टेम्पो से मेट्रो तक का सफर, यह नारा दिया था। आप जिसे जुमला कह रही है कांग्रेस, परंतु ये हमारा बहुत ही सटीक नारा था। आप देख भी रहे, टेम्पो से मेट्रो का सफर, आने वाले दिनों में आपको मेट्रो भी देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं भाजपा के राज में मुस्कुराता इंदौर, यह भी आपको देखने में मिलेगा। पारिवारिक थोड़ी बहुत कलह है, वो चलती रहती है, छोटी मोटी बात है। आने वाले दिनों में वही लाल बहादुर वर्मा जी भाजपा के पक्ष में काम करते आपको दिखेंगे। रही बात गंदे पानी की, नर्मदा का काम तो भाजपा के पक्ष में ही करते हैं वो। उनका दर्द ये था कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, शायद आपने सुना नहीं, क्यों शेखर जी? उनका दर्द यही था ना। गंदे पानी की समस्या भी जल्द समाप्त होगी और समस्या का निराकरण करने के लिए भाजपा खड़ी, हम लोग सब खड़े हैं ना, लगातार काम कर रहे हैं उसके ऊपर, और धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ऐसा नहीं है कुछ जगहों पर पानी की गंदे पानी की समस्या हो सकती है, सभी जगह नहीं है। बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं जहां पर साफ पानी भी आ रहा है, और आता है तो वो तात्कालिक समस्याओं के कारण आता है जो खत्म कर दी जाती है। तो ये कह रही है कि डॉक्टर रख लीजिए। काम कर रहा हूँ लगातार, बहुत सारी मेरे क्षेत्र की ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पर गंदा पानी आता है, परंतु संबंधित अधिकारी को बताकर, ठेकेदार को बुलाकर काम करेंगे तो वो जल्दी खत्म भी हो जाती है। नहीं, परंतु थोड़ा डांटेंगे, थोड़ा नाराज होंगे, थोड़े टेंडर निरस्त करेंगे, थोड़ा पैसा अगर रोक देंगे, तो मुझे लगता है कि ऐसे जो लोग, ऐसे जो धन्ना सेठ, जो ठेकेदार बने फिरते हैं ना, जो बड़े बड़े टेंडर ले लेते हैं, शायद उनको थोड़ी सी सीख मिलती। क्यों शेखर बागोरा जी, किसी को दंडित नहीं किया जाता? बात बरोबर है। पानी को लेकर अगर बात करें, चौथा चरण लाने की बात कर रहे हैं, तो जरूरत क्यों पड़ रही है हमें ये भी देखना पड़ेगा जी। शहर बढ़ रहा है, शहर की आबादी बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, तो जब पानी की जरूरत है, बढ़नी ही है। ये बरोबर है कि पानी चाहिए। अमृत 2 लाने की योजना सिर्फ इसलिए बनाई है, हमने 29 गांव जोड़ लिए गए, अब उनको पानी कहाँ से देंगे? शहर को पानी देने के लिए वाकई सही है। अब बात करते हैं गंदे पानी की। गंदे पानी को लेकर कुछ सालों पहले एक रिपोर्ट बनाई गई थी कि शहर में गंदा पानी क्यों आता है। क्या होता है, ये पार्षद तो किसी भी जगह लाइन खराब हो गई, नई लाइन डाल दो, नई लाइन का टेंडर डलवाते हैं, नई लाइन डलवा लेते हैं, नए कनेक्शन उससे कर दिए जाते हैं, पर पुरानी लाइन को बंद नहीं किया जाता है और उसके कनेक्शन जिंदा रहते हैं। तो वो पानी उसमें जब रिवर्स होकर इसमें मिलता है, वो गंदा पानी होता है। ये एक रिपोर्ट
नगर निगम ने जब जांच कराई थी, एक रिपोर्ट सामने आई थी, इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। अब एलएनटी जो काम कर रहा है, एलएनटी इसी पे काम कर रहा है कि पुरानी लाइन को खत्म कर रहा है, नए को जोड़ते जा रहा है। पर अभी वो जब तक गंदे पानी की समस्या खत्म नहीं होगी, जब तक पुरानी लाइनें सारी बदली नहीं जाती। तो डॉक्टर वो बोल रही हैं कि डॉक्टर रख लीजिए, अगर इंजीनियर फेल हो जा रहे हैं, आपके बड़े बड़े जो इंजीनियर हैं जो पढ़े लिखे, अगर वो फेल हो जा रहे हैं, तो रूबीना जी कह रही है कि जैसे कोई बीमारी लगातार अगर खत्म नहीं हो रही तो डॉक्टर बदल लीजिए। मुझे नहीं तो लगता बदल कि लीजिए इंदौर में डॉक्टर। इस तरह के प्रयोग की जरूरत है। हमारे यहाँ बहुत अच्छे काबिल इंजीनियर है, लगातार काम कर रहे हैं। मेरे वार्ड में भी आप देखिए, एलएनटी ने जितनी लाइनें डाल दी है उनको चालू किया, पानी ठीक आ रहा है। धीरे 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 समय पर रहते परिवर्तन आएगा और इंदौर को स्वच्छ पानी भी मिलेगा। जरूरी नहीं सभी जगह समस्या, कुछ एक जगह है, मुझे नहीं लगता कि पूरे इंदौर में गंदे पानी की समस्या अगर होती तो अभी तक हाहाकार मच चुका होता। कुछ एक जगह है जहाँ गंदे पानी की समस्या धीरे धीरे ठीक होगी। सुनिए आप, हम लगातार काम कर रहे हैं। सुनिए सुनिए, गंदे पानी की समस्या हर जगह नहीं माना, पर पानी की समस्या पूरे शहर में ये मानते हैं आप। नर्मदा पर लगातार हम काम कर रहे हैं। पता नहीं आने कब वाले तक समय काम में करेंगे। अमृत 2 के माध्यम से काम चौथा चरण लाके 11 भरपूर साल से पानी हो रहा है, होगा। पर अभी तक हो ही नहीं रहा है। इंदौर का विस्तारीकरण बहुत अधिक पैमाने पर हो चुका है, जनसंख्या बढ़ चुकी है, उसको देखते हुए पानी की समस्या भी बढ़ेगी। धीरे धीरे उसका भी निदान होगा आने वाले कल तो आप ऐसा मान रहे हैं कि लोग आना बंद कर देंगे? चौथा जित- चरण जित- जितने- हर घर पानी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसको हम सशब्द सार्थक करेंगे। इंदौर तो बसवाल जी बढ़ता ही जाएगा और बाहर के लोग तो इंदौर में आते ही जाएंगे और ये समस्या तो बनी रहेगी जी। फिर पांचवा ले आएंगे। चलिए जी प्यास तो अभी लगी है ना जी। अब तुम धीरे 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 लाओगे, जब तक प्यासा मर जाएगा इंसान। इनकी प्यास कब तक मिटेगी? कुछ एक कोई समय सीमा तय कर लीजिए ना। लगातार इसके ऊपर हमारी सरकार काम कर रही है और आने वाले कल में ये सारी समस्याओं का जल्दी निदान होगा। चलिए, नमामि नर्मदे पर तकरीबन 500-700 करोड़ रुपए खर्चा करने वाली है नगर निगम इंदौर। अब तक बहुत सारा खर्चा कर दिया। मुझे तो साफ नजर नहीं आती कान नदी। आपको शेखर जी नजर आती है क्या? मतलब शायद हो सकता है मेरे देखने का चश्मा अलग हो और आप तीनों का देखने का चश्मा अलग हो, पर मैंने जिस चश्मे से देखा है और मैं जिस चश्मे से देख पा रही हूँ, मुझे तो कहीं से कहीं तक कान नदी और सरस्वती नदी कहीं तक साफ सुथरी और इतनी साफ नजर नहीं आती है कि उसका पानी उपयोग में किया जा सके। कैसे देखते हैं शेखर जी? नगर निगम ने सफाई सर्वे में वाटर प्लस का तमगा लेने के लिए जो तमगा नगर निगम ने हासिल भी किया है, कान और सरस्वती नदी की सफाई करवाई, अच्छा काम हुआ। 600 से ज्यादा आउटफॉल बंद किए गए, पर वो उतने दिन ही चले जब सर्वे चला और फिर जैसे 3 से 4 इंच पानी शहर में गिरा, उस आउटफॉल को खोलना पड़ गया, नहीं तो शहर में तालाब बन गया था। तो ये छोड़ दिया गया। अब 500 नमामि गंगे की बात कर रहे हैं। नमामि गंगे केंद्र सरकार की योजना है जिससे 500 करोड़ रुपए का काम होना है। नोडल एजेंसी नगर निगम रहेगी उसके अंदर। एक बार फिर नदियों की शुद्धिकरण के लिए हमें पैसा मिला है। हम यही आशा करेंगे कि ये नदियां साफ हो, ऐसा ना हो कि वो आउटफॉल्स को फिर खोलना पड़े बारिश के दिनों में। रूबीना जी देखिए, कान्ह नदी एक ऐसा विषय है, ये भी मैं आपको बता दूं, मैं 11 साल से हर वर्ष इसमें लाखों रुपए के बजट का प्रावधान देखती हूँ और ये मंजूर होता, मगर मुझे पता नहीं चलता ये पैसा कहाँ जाता है जी। आप बरसों से इनका वादा था कि हम बस अगले साल इसको साफ कर देंगे और ऐसी साफ करेंगे कि लोग नहा लेंगे इसके अंदर और उसमें बोट चलाई जाएगी, तो इसके आसपास बगीचे लगाए जाएंगे, तो इसमें लोग घूमने आएंगे। तो कुछ भी नहीं हो रहा है। मच्छरों की भरमार है, बदबूदार एक नाला बनी हुई है, वो नाला ही बनी हुई है, उसको आज तक मैंने देखा ही नहीं कि कभी साफ हो। आप ये देखेंगे कि प्रभात किरण ने भी इतना बड़ा फोटो लगाया था, इसके अंदर ये पूरा एक नाला बनी हुई है, ये देखिए, है ना। तो ये आप देखें गुजरात में मैं ये नहीं बोलूंगी पार्टी से कि मोदी जी की सरकार थी या उसकी बीजेपी की थी, उन लोगों ने कितनी मेहनत की, आज साबरमती नदी जो है कितनी साफ सुथरी अच्छी हो गई। तो ये हमारे इंदौर वाले क्यों नहीं कर पाते हैं इसको इतना पैसा? मेरे को तो लगता है कि इसके लिए एक श्वेत पत्र इनको जारी करना चाहिए कि कितने करोड़। बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं आपके ऊपर कि करोड़ों रुपए गबन कर दिए हैं। साबरमती की बात कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं भाजपा शासित राज्य में और भाजपा के अरे तो सीख लीजिए ना जाके, वहाँ से सीखिए, वहाँ से जाके। लगातार इंदौर भी इसके ऊपर काम कर रहा है। आप देखेंगे नहीं, और कितने साल काम करेगा? हम में से ही लोग, आप ही लोग जाते थे वहाँ पर, कितने फोटो साल? खिंचाते थे। अभी धीरे नहीं, धीरे फोटो लगातार खिंचाने आप ही लोग जाते थे। भाजपा के नेताओं के अलावा कोई फोटो खिंचाने नहीं जाता था। हाँ, फोटो वीडियो तब जरूर बनते हैं जब आधे घंटे पानी गिर जाता है और ओवरफ्लो हो जाता है और आधा इंदौर जलमग्न हो जाता है, तब फोटो वीडियो जरूर वायरल होते हैं। बाकी बीजेपी के अलावा कोई फोटो खिंचाने नहीं जाता।
और मैं कनेक्ट करती हूँ शेखर वागोरा जी की बात से कि सही बात है, जब हमें नंबर 1 का ताज चाहिए होता है, जब हमें वाटर प्लस का ताज चाहिए होता है, जब हमें 7 स्टार रैंकिंग चाहिए होती है, जब प्रवासी भारतीय सम्मेलन होना रहता है, तब हम वाकई में मतलब हथेली पे चांद लेकर के घूमते हैं कि इंदौर हमारा ऐसा है। पर जैसे जैसे वो कार्यक्रम निपट जाता है उसके बाद आप देखिए इंदौर वैसे अपनी पुरानी शक्ल में तब्दील हो जाता है। पहले घुमटियां हटा दी, वापस घुमटियां लग गई, प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो गया, काम खत्म हो गया, कान नदी को साफ कर दिया, 7 स्टार की रैंकिंग मिल गई, वाटर सरप्लस का आपको सर्टिफिकेट मिल गया, हो गया आपका काम पूरा। स्थायी निराकरण की ओर ध्यान दीजिए ना कि जो तमगा हासिल कर लिया वो बना रहे। कितनी खुशकिस्मती की बात है कि पहली बार नंबर 1 आए स्वच्छता में और लगातार 6 बार आए, तो गर्व महसूस होता है। सीना चौड़ा करके इंदौरी बोलता है कि मैं इंदौर नंबर 1 का हिस्सा हूँ। यहाँ भी काम करिए ना, कब तक केवल एक ही चीज का सर्टिफिकेट लेते रहेंगे? रखने के लिए लगातार शनि शनि उसमें काम करना होता है, तो काम नहीं कर रहे हैं, तो काम नहीं कर रहे। आप जो स्पॉट देखते हो शायद वही दिखता है। अच्छा, आप कौन सा देखते हैं बता दीजिए। इंदौर के अंदर नहीं, आपका वाला नदी कितनी लंबी है, नहीं, आपका स्पॉट से आप पीपलिया पाला आपका साइड बता जाके दीजिए। देखिए, वहाँ आपको इतनी गंदगी नहीं मिलेगी। आपने कुछ एक स्पॉट देख लिए, उसके ऊपर लगातार काम चल रहा है, वो भी साफ होगा। मैं आपकी बात को आगे बढ़ा के आप जो कहना चाह रहे हैं उस भावना को मैं अवगत करा देता हूँ। महेश जी जो कहना चाह रहे हैं कान सरस्वती पे काम हुआ है, मेगा के काम नहीं हुआ है। मान रहे हैं ना, जो ये नहीं बता पा रहे, मैं आपको बता देता हूँ। आपने नदी के किनारे आपने सुंदर किए हैं, हरियाली की है, वहाँ पर लोगों को घूमने की जगह बना दी है, पर समस्या होगी वो पानी साफ नहीं हो रहा है, तो लोग बदबू की वजह से घूमने नहीं आ रहे हैं। लगातार उस पे भी काम चल रहा है, सब होगा। हम सोचे कि छड़ी घुमाएं और पानी साफ हो जाए, वो संभव नहीं है। उस पर काम लगातार चल रहा है। 12 साल हो गए, छड़ी कब तक, तो इंसान का हाथ दुखेगा ना घुमाते घुमाते। चलिए, हाथ दुख रहा है। घुमाने से तुरंत हो जाए ऐसा काम नहीं है, वो समय लगता है हर चीज में। घुमा रहे हो ऐसा। युवा पार्षद हैं आप, यूथ का विजन समझते हैं, और इतना युवा जो होता है ना, इतना पेशेंस नहीं रख पाता जितने संयम की आप बात कर रहे हैं। आज आप चूंकि पार्षद है तो बहुत संयमित व्यवस्था के तहत बात कर रहे हैं, पर यही अवतार हम कई बार देख चुके हैं सड़कों पर कि आप कितने संयम रखने वाले और कितनी छड़ी घुमाना और इंतजार करना, और ये सब रूप भी आपके हम देख चुके हैं। उसी युवा अवस्था का कहीं ना कहीं माननीय महापौर जी भी भाग है, जी। और वो भी इंदौर शहर के लिए सतत संघर्षरत है। क्या अच्छी योजना है, क्या डिजिटलाइजेशन है। आप सभी ने अभी देखा कि जैसे पेपरलेस बजट लेके आया, वैसे ही मैं बात करूं युवाओं की, आपने युवा शब्द लिया है, तो 150 चौराहों को वाईफाई फ्री जोन बनाया जा रहा है, ताकि इंदौर कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन की ओर अग्रसर होगा। आप देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, कितना बड़ा हब बन चुका है इंदौर, बड़ी बड़ी कंपनियां आ चुकी है। आप देख रहे होगे हमारे पर आईटी पार्क बना हुआ, वहां पर भी कंपनियां हैं, और धीरे धीरे यहाँ का युवा पढ़ेगा, जानेगा, और उसके बाद वो सहभागी बनेगा। नहीं, युवा के लिए वाईफाई चलाना तो बहुत जरूरी है। 150 चौराहे बताओ जी, कौन सी नवाई कर दी? इतना सस्ता तो नेट है जी, कोई इतना बहुत महंगा, क्या हजारों लाखों रुपए का नेट डलता है, जो फ्री कर दिया तो चला लेंगे, वो यूं ही चला रहे हैं बच्चे के हाथ में। आपके लिए सस्ता होगा, पर मध्यम वर्गीय परिवार, आसपास का गरीब तबका, इंदौर से लगे हुए ग्रामीण क्षेत्र का तबका जो इंदौर शहर में रहकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, उसके लिए 600 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए ये बहुत मायने रखते हैं। आपके लिए इंटरनेट सस्ता होगा, पर मुझे नहीं लगता कि किसी आम व्यक्ति के लिए इंटरनेट सस्ता है, यहाँ तक कि मेरे लिए भी। आप कैसे कह सकते हैं कि उससे पढ़ाई करेंगे, उससे रील नहीं बनाएंगे बच्चे? रील बनाएंगे। देखिए, ये तो अपना अपना देखने का नजरिया है और अपनी अपनी समझ है। मुझे ऐसा लगता है कि चौराहे पे लगी डीम लाइट के नीचे बैठकर, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम भारत, सुनिए बहुत कम लोग हैं, वैसे ऐसे बहुत कम लोग हैं। आने वाले दौर में जैसे आप नाइट कल्चर का विरोध कर रहे हैं ना जी, हर बच्चा सही दिशा में जाए। जी सही है। आज जो सस्ता जो लोग नेट यूज कर रहे हैं, ये भी उन पे डिपेंड करता है कि उसका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। जब तो हम उंगली नहीं उठाते हैं, हमारे बच्चे को हम नेट चलाने के लिए दे रहे हैं, वो क्या देख रहा है, क्या यूज हो रहा है, जब हम उंगली नहीं उठा रहे हैं, तो फ्री मिलेगा तो हम उसको ये नहीं बोल सकते दुष्परिणाम है। हम डिजिटल सिटी तभी बना पाएंगे जब हम फ्री वाईफाई जोन करेंगे, हर व्यक्ति को उस पे हम लाने की कोशिश करेंगे कि हर काम को डिजिटलाइज से करें। अब उसके लिए किसी चीज के फायदे हैं तो उसके ड्रॉबैक भी ये एक अच्छा नवाचार है, और बढ़ते हुए इंदौर की ये आने वाले समय में तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि वास्तव में 150 चौराहे ऐसे हैं जिन्हें फ्री वाईफाई जोन रखा जाएगा। ऐसा बजट पास किया है अलग से पुष्पमित्र भार्गव जी की परिषद में।
महेश जी, यातायात एक बहुत बड़ा संकट और एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। ट्रैफिक सिस्टम, आप गोपाल मंदिर से लगा के पूरा अवैध अतिक्रमण तोड़ देते हैं, आप खजूरी बाजार की दुकानें आधी आधी तोड़ देते हैं। शाम को जाते हैं कि नहीं जाते हैं राजवाड़ा की बंद कर दिया, जा रहे हैं एक्टिवा जाते हैं, कार से जाते हैं? थोड़ा कार से भी जाइए, समझ में आएगा कि स्थिति कैसी है। आपने रिमूवल की कार्रवाई तो कर दी, परंतु स्थिति आज भी वैसी है। और ऐसा नहीं है कि उसी क्षेत्र की स्थिति ऐसी है, आधे से ज़्यादा इंदौर की यातायात को लेकर के स्थिति ऐसी ही है। जैसे आप स्वच्छता में नंबर 1 है, यातायात के लिए भी कोई ऐसा नवाचार लाइए कि इंदौर शहर में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें लगे कि हाँ वास्तव में हम स्मार्ट सिटी का हिस्सा हैं। आपने देखा होगा जैसे ही हम चुनकर आए, हमारी सरकार बनी, माननीय मेयर साहब ने कहा था कि हम स्वच्छता में 1 बार 2 बार 3 बार लगातार 6 बार नंबर 1 आ चुके हैं और 7वीं बार 7 स्टेप हम लेने जाएंगे। परंतु एक बहुत बड़ी समस्या कहीं ना कहीं ट्रैफिक की भी थी। इसको लेके मेयर साहब चिंतित थे और मेयर इन काउंसलिंग में भी बैठकर उन्होंने कई बार इन मुद्दों को उठाया और मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मेयर साहब ने इसको बहुत अच्छे से समझा और सिर्फ ट्रैफिक मित्र के माध्यम से एक संदेश दिया। आपने देखा होगा चौराहे चौराहे संगठन भी हमारा उतरा था और ट्रैफिक मित्र भी उतरे थे और कहीं ना कहीं ट्रैफिक का संचालन सुचारू रूप से चले, इसके ऊपर कार्य योजना भी बना दी गई है। रही बात ट्रैफिक की, पिछली बार 100 करोड़ का बजट था, इस बार 104 करोड़ का है और आने वाले दिनों में इंदौर ट्रैफिक में नंबर 1 बने। इसको हमारे महापौर जी लेकर इस चलिए 4 करोड़ बढ़ा दिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने जितना कुछ बोला उसमें था शब्द का जो इस्तेमाल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप ये मानते हैं कि हम जो भी कर चुके हैं वो था हो चुका है। हम प्रेजेंट में किसी भी व्यवस्था को स्थायी व्यवस्था बनाने के लिए हम बार बार यही बोल रहे हैं कि आप व्यवस्था बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर किसी भी व्यवस्था को स्थायी व्यवस्था में तब्दील करने में नाकामयाब है आपकी भारतीय जनता पार्टी। और इंदौर नगर निगम भी 12 करोड़ रुपए खर्च होते हैं कुत्तों की नसबंदी पर। चिल्ला कर आपने ये जी ट्रैफिक पे थोड़ा सा 1-2 लाइन आपको याद दिला आप बोलिए ना जी। नगर निगम से हम जब एमजी रोड थाने की तरफ मुड़ते हैं जी, वो लेफ्ट टर्न आज तक चौड़ा नहीं हो पाया, वहाँ कितना जाम लगता है जी। आप देखिए फिनिक्स मॉल बना है, वहाँ पे रोड पार करने में कितने एक्सीडेंट, बिल्कुल ठीक बात है की डेथ हुई, तो आप एक वहाँ पे ऊपर ब्रिज बना सकते थे ना। तो आप अमली जामा तो पहनाओ, दौरे तो आप करते रहोगे, कितने भी दौरे कर लो, उसको अमली जामा पहनाओ, उसको काम करो उसके ऊपर, तब तो समस्या खत्म होगी। जिसमें मैं ऐड करता हूँ जी कि आप जिस बात कर रहे हैं फिनिक्स मॉल के, वहाँ की बात कर रहे हैं जी। फिनिक्स मॉल तरीके बड़े बड़े मॉल्स अगर इंदौर में आ रहे हैं तो इंदौर की तरफ ये तो है, अच्छी बात है जी। और बात करें आप जो ट्रैफिक की बात करें, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी से वहाँ पे एक ओवर ब्रिज बनाना मंजूर हो चुका है, जिसका काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। ठीक है। और अब आप बात करते हैं लेफ्ट टर्न की बात करते हैं, यहाँ से हम निकलते हैं, जब ये शहर जब पुराना था ना, जब इतना ट्रैफिक नहीं हुआ करता था यहाँ पे, अब या तो हम उस थाने को कहाँ से हटा दें, अब थाने के लिए शहर में जगह चाहिए, थाना उसके संक्रमित जो एरिया है उसका इलाका जो होता है उसके लिए जगह नहीं है, इसलिए थाना शिफ्ट नहीं हो पा रहा है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वहाँ ट्रैफिक बहुत बेहतर है, पर मजबूरी है, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ मजबूरी होती है कि शहर के जो चौराहे डेवलप हो रहे हैं, अब 150 चौराहे की बात करते हैं तो शहर में 50 चौराहे ऐसे हैं जहाँ ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए हैं, अभी 100 चौराहे पे हमको ट्रैफिक सिग्नल और लगाना है, जिसकी बात कर रहे हैं बजट में। इस शहर में ऑटोमेटिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लाया जा रहा है जो अपने आप शहर के ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा। तो कल आप कुछ बोल रही थी कि वो श्वान के लिए क्या अलग से घर बना देना चाहिए, जैसे गौशालाएं बनती हैं, कुत्ते बहुत ज्यादा, ऐसा कुछ बोल रही थी आप सदन में बहुत जोर जोर से। वो कुछ 12 करोड़ रुपए आप बोल रही थी कि घोटाला कर दिया, कुत्ते बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ, क्या बोल रही थी? मेरा सवाल था, बार-बार मैं उठाती हूँ, इसलिए उठाती हूँ कि जब 14 इंजेक्शन इतने लंबे लोगों को लगते हैं ना तो उनको बड़ी तकलीफ होती है। अब ऐसा हाल हो गया है कुत्तों का कि वो 2 व्हीलर वाले नहीं 4 व्हीलर वालों के ऊपर भी भागते हैं, रात में आप निकल जाओ पीछे इतनी दूर दौड़ लगाते हैं, बच्चों को अकेला देख के काट लेते हैं। असल में क्या है, सफाई इसकी एक बहुत बड़ी वो है, सफाई हो गई, पहले कचरा पेटियां दी थी, उनको खाने के लिए मिल जाया करता था, अब उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा है। अभी कुत्ते, अब इन्होंने क्या करा, 11-12 करोड़ रुपए नसबंदी में खर्चा कर दी थी। कौन सी नसबंदी हो रही थी, बच्चे लगातार पैदा हो रहे हैं, बताओ, या तो नसबंदी फेल हो रही है या फिर अल्लाह जाने वो कुत्ते 2-4-6 शादी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अल्लाह जाने। जी महेश बसवाल जी, सुनिए, व्यंग्यात्मक रूप से बहुत तरीके से आपको कटघरे में खड़ा जी एक सेकंड मेरी बात पूरी हो जाए।
मेरा ये कहना था, मैंने जो सुझाव दिया इन्होंने कि ये करोड़ों रुपए जो 10-12 करोड़ इनको दे रहे हैं वो देने की बजाय आप एक श्वानशाला क्यों नहीं बना लेते, नसबंदी कर करके उस जगह पे उनको छोड़ दें। अब वो साथ में रहेंगे, बच्चे तो पैदा होंगे नहीं, अब उनके खाने पीने का इंतजाम हमारे वहाँ बहुत सारे दानवीर है वो कर दिया करेंगे, कुछ मेनका गांधी जी भेज दिया करेंगे। मेनका गांधी जी, हाँ कुत्तों का विषय आता था, मेनका गांधी जरूर जी नाम याद जी करती जी हूँ, उनका इतनी मोहब्बत है उनको पशुओं से कि कुत्ता इंसान को खा जाए तो उनको कोई वो नहीं, कुत्ते को तकलीफ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात ये उनकी सोच है। चलिए इन्होंने तो क्या है दो तरफा आपको कटघरे में खड़ा करा। एक तो मेनका गांधी जी का कुत्तों के प्रति मोह जो बहुत ज्यादा, भले इंसान मरे मर जाए कोई दिक्कत नहीं, कुत्ता नहीं मरना चाहिए। और दूसरी बात 12-13 करोड़ रुपए गमन कर दिए इंदौर नगर निगम ने, ऐसा कहना है। लगातार इंदौर नगर पालिक निगम श्वानों के ऊपर काम कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी आपने कहा था कि 14 इतने बड़े बड़े इंजेक्शन लगते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं, 3 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। रही बात इसके बजट की, लगातार एजेंसियां इसके ऊपर काम कर रही है, नसबंदी कर रही है, पर चूंकि कुत्तों का एक बड़ा और व्यापक पैमाना हो चुका है तो नगर निगम ने इसके ऊपर भी विचार करते हुए ऐसा प्रावधान रखा है कि अब की बार 1 नहीं 4 कंपनियों को इसका टेंडर दिया जाएगा और नसबंदी बड़े व्यापक पैमाने पर की जाएगी। रही बात श्वानों को इधर उधर रखने की, देखिए ऐसा है कि ये माना ज्वलंत मुद्दा है, परंतु इसके ऊपर हमारी सरकार लगातार नहीं, ये आम जनता का मुद्दा है महेश बसवाल जी, है ना। ये हर वार्ड की समस्या है। सोशल मीडिया पर आपको हर दूसरे तीसरे दिन जो है ऐसी घटनाएं दिखती हैं जो कुत्ते से, आवारा कुत्तों से लोग परेशान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये कोई हंसने का विषय नहीं है, ये विषय बहुत गंभीर है और इसको बहुत गंभीरता से इंदौर नगर निगम को और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आप मान लीजिए पार्षद है और बहुत सक्रिय पार्षद है, तो दमदारी से अपनी बात को रखिए कि सही बोल रही है नसबंदी, ऐसी कौन सी नसबंदी करवा रहे हैं कि कुत्तों की तादाद बढ़ती जा रही है। ऊपर विचार कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इसके ऊपर कोई बड़ी योजना बनके तैयार होगी और इंदौर में श्वानों के लिए कोई ना कोई अच्छा विकल्प निकलेगा। ऐसे लोग जिनको नसबंदी का काम दिया शेखर जी, घर बिठाइए ऐसे लोगों को। ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता है, मतलब कि जो व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा है, जब से हम बैठे तब से हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं कि जो काम नहीं करा रहे उसे ठीक करिए। या मनीष सिंह जी की अगर एक लैंग्वेज याद आती कि बत्ती दीजिए और घर बिठाइए, ऐसे लोगों को झेलिए मत। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मैं रुबीना जी को कई सालों से परिषद में देख रहा हूँ, वो इस मामले को उठाती आई है लगातार, और वाकई कुत्ते की जो नसबंदी वाली समस्या है शहर में वो साल दर साल बढ़ती जा रही, कम नहीं हो रही है। नगर निगम बजट अलॉट करता है, नसबंदी चलती भी है। बीच में कुछ दिन चला था कि हमने नसबंदी कर दी है, प्रमाण चाहिए तो हमने कुत्ते का कान काट दिया है, जो कान काटा कुत्ता दिखेगा उसकी हमने नसबंदी कर दी है। तो इसे कुछ दिन कुत्ते दिखाई दिए, फिर बाद में वही स्थिति हो गई। महेश जी को कहीं ना कहीं मानना होगा कि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं चूक हो रही है कि नसबंदी के लिए हम इतना पैसा दे रहे हैं, शहर में इतने कितने कुत्ते रह गए हैं। कल बजट में ये बोला गया कि अभी भी 70,000 कुत्तों की नसबंदी करनी है। मतलब आप लोगों के नॉलेज में है कि कितने कुत्तों की नसबंदी करनी है, तो कर क्यों नहीं रहे, और कितनों की कर दी है, कितना पैसा जा कहाँ रहा है। चलिए अगला गंभीर विषय बताते हैं भिक्षुकों का, जो सड़क किनारे बैठे रहते हैं और हर व्यक्ति को परेशान करते हैं। बीते दिनों कुछ समय हो गया, जब प्रतिभा पाल जब इंदौर नगर निगम कमिश्नर थी तो उन्होंने कुछ भिक्षुकों को गाड़ी में बिठाया और शहर से बाहर, शायद आपने भी वो वीडियो देखा होगा। मुझे नहीं लगता कार्रवाई कोई गलत थी। जिस प्रकार से भीख मांगने की जगह लोगों से वसूली की जाती है, डराया जाता है, धमकाया जाता है भीख मांगने के नाम पर। इंदौर नगर निगम एनजीओ भी है, मेरे ख्याल से काम भी कर रही है। ऐसा कोई काम क्यों नहीं करते कि जो प्रभावी ढंग से दिखे या नजर आए या रिजल्ट ओरिएंटेड हो? निगम लगातार भिक्षुकों के लिए काम कर रही है। आप देख रहे हैं उनके सेंटर भी अभी भी संचालित हो रहे हैं और उनका प्रॉपर ध्यान भी दिया जा रहा है उनके ऊपर। और आप भी देखते हो, मैं भी देखते हूँ, भिक्षुकों का ध्यान शहर हित में नगर पालिक निगम बहुत अच्छे और व्यापक पैमाने पे कर रहा है। और माननीय महापौर जी ने इसके ऊपर भी एक कार्य योजना बनाई है। कल बजट में भी आप लोगों ने देखा कि जब इनके प्रश्न थे भिक्षुकों को लेकर, तो हमारे MIC मेंबर मनीष मामा ने भी जवाब दिया उसके ऊपर। आपको शायद, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ जवाब मिल चुका था, परंतु फिर भी इसके ऊपर नगर पालिक निगम, मैं आपको बताती हूँ ना, आपकी इंदौर नगर पालिक निगम, और आपने CM साहब का भी जिक्र कर दिया। जब प्रवासी भारतीय सम्मेलन होना था, याद है आपको शेखर बागोरा जी? मुझे तो सड़कों पे भिखारी नहीं नजर आते थे, भिक्षुक नजर नहीं आते थे एक भी। क्या कारण था? फिर वही बात होगी कि कोई स्थायी निराकरण की और इंदौर नगर निगम ध्यान नहीं देता है। आपको खुश करना है CM साहब को, आपको खुश करना है कि नरेंद्र मोदी की गाड़ी जो है, PM साहब की गाड़ी इन्हीं रास्तों से जाएगी, तो इस रास्ते पर कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आपको मेहमानों को खुश करना है,
अरे जो लोग इंदौर में रह रहे हैं महेश बसवाल जी, शर्म करिए आप लोग। संपत्ति कर दे रहा है वो व्यक्ति, सालों से इस शहर का हिस्सा है वो व्यक्ति। इंदौरी अपने आप में इन बातों पर भी महसूस करता है। कब तक इंदौर कब तक इंदौर नंबर 1 के नाम पर केवल उसी चीज को ओढ़ते रहेंगे और उसी चीज को मानते रहेंगे कि हम नंबर 1 है। अरे बाकी चीजों पर भी काम करिए और स्थायी निराकरण, चौथी बार आपको बोल रही हूँ कि स्थायी निराकरण की ओर ध्यान दीजिए। शेखर जी, मेरा महेश जी को मैं बता दूं और शायद रुबीना जी को भी बता दूं कि इस सेंट्रल गवर्नमेंट से एक योजना आई थी, देश के 10 शहरों को चुना गया था जिन्हें भिक्षु मुक्त करना था जी, और हम बड़े सौभाग्यशाली, इंदौर का नाम था जी, और इसके लिए 8 करोड़ रुपए का बजट अलॉट हुआ था नगर निगम को जी। उस 8 करोड़ रुपए पे काम करके भिक्षुओं को आपको शहर से मुक्त करना था। हुआ, नोट अच्छी बात है, इस पे काम भी हुआ, लेके भी गए। अच्छा, कुछ समस्या एक ये भी है कि जो कुछ भिक्षु ऐसे हैं जो हम चौराहों पे देखते हैं, जो अपने परिवार बच्चों जो मुख्य रूप से समस्या है, वो जो समस्या है वो आज भी कायम है। इंदौर नगर निगम संस्थान के बाहर ही आपको डेरा जमाए नजर आएंगे, जो एक बदनुमा धब्बा है जहां से मैं देख पाती हूँ। ये लोग एक ऐसी समस्या है कि ये लोगों को आप पकड़ के ले जाके रख भी दोगे तो ये रुकते नहीं है, ये भाग आते हैं। ये एक अलग तरीके का लोग है, एक अलग तरीके के, ये हर चौराहों पे आपको मिल जाएंगे। ये होता है जब पुलिस के साथ इनकी सख्ती की गई नगर निगम ने इनके ऊपर, तब ये शहर से बाहर हो गए थे। तो अब उन्हें भी समझ में आ गया था शहर में कुछ होने वाला है, पुलिस ने अगर हमें अकेल रही है तो वो उस समय चले गए। बात एक्चुअल भिक्षुओं की बात करें तो नो डाउट काम हुआ है, पर उस पर भी सवाल उठ गए हैं। जांच चल रही है, मनीष मामा जो इस विभाग के मुखिया हैं वे खुद इस पे जो काम हो रहा है उस संस्था पे उंगली उठा रहे हैं, और कलेक्टर साहब खुद जांच करने गए थे, उन्होंने खुद ने खामियां पाई थी उसके अंदर। ठीक है महेश जी, आपको जवाब से मेरे ख्याल से संतुष्टि मिल गई। रुबीना जी, बहुत ही धुआंधार पार्षद है फौजिया शेख हलीम, 2 बार नेता प्रतिपक्ष भी रही। बहुत एक अच्छा और गंभीर विषय उन्होंने कल उठाया था कि लाखों रुपए खर्चे करते हैं और ब्रिलियंट में आके बैठ जाते हैं। वो नगर निगम का क्यों नहीं हॉल तैयार करते हैं कि वहीं पर परिषद की बैठक जो 2 महीने में नियम अनुसार होनी चाहिए, परिषद की बैठकें हो, बजट सत्र भी वहीं लगाया जाए। ये लाखों रुपए ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर को देने की क्या जरूरत है? इतने दिनों में तो शीश महल बन के तैयार हो जाता। बड़े शर्म की बात है कि वास्तव में इंदौर नगर निगम, स्मार्ट इंदौर, क्या ग्रीन इंदौर, क्लीन इंदौर, डिजिटल इंदौर से बड़े बड़े नामों वाला इंदौर जो है, उस नंबर 1 इंदौर की नगर निगम का जो हॉल है, जो परिषद हॉल है, वो भारतीय जनता पार्टी, चलिए माफ कर दीजिए, नगर निगम वो बना करके तैयार करके नहीं दे पाता है। रुबीना जी क्या कहेंगी? असल में क्या है, वो नगर निगम का दामाद है। कौन दामाद है? वो जो ठेकेदार है जी जी, मतलब एक सगा दामाद नहीं है, बता रही हूँ। अच्छा, दामाद जैसा उधार का दामाद है, उसकी आवभगत करते जब तो 10 साल में हॉल नहीं बना। ठीक है। आज वो जो लाखों करोड़ों रुपया हमने अभी तक बर्बाद कर दिया इतने बड़े हॉल में करते हैं, ये पैसा कोई किसी की जेब से नहीं आ रहा है, कोई MIC मेंबर या महापौर जी की, ये हमारा टैक्स का पैसा है, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है जो हम टैक्स के रूप में जमा करते हैं, उसी पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये सही सवाल उठाया था उन्होंने कल कि आखिर इतने साल में तुम एक हाल नहीं बना पाए। अरे तुम बिल्डिंग बाद में वो कर लेते, कम से कम हाल तो तैयार कर लेते जहाँ पे ये हो जाता। आज वो 10 लाख 15 लाख पता नहीं ले कितने लाख रुपए किराया लेते हैं अब वो ब्रिलियंट का। असल में हमारे महापौर जी को हर चीज डिजिटल करने का शौक है, तो उनको लगता होगा AC वाली बढ़िया, वहाँ पे तो AC लेते। हम तो ये कहते हैं कांग्रेसी के भैया तुम टेंट लगा के कर लो जी, टेंट लगा के बाहर नगर निगम के जो प्रांगण है उसमें MIC ये बैठक कर लो, हमें कोई मतलब थोड़ी, हम तो कोई AC में रात दिन रहते। क्या लगता है शेखर जी, कितना समय लगना चाहिए था? जी, देश के सबसे साफ शहर में अगर हम टेंट लगा के अगर हम परिषद की बैठक करेंगे और फिर आप खुद ही सदन में फिर चिल्ला के वो टेंट के नीचे गर्मी में बोलेंगे कि गर्मी बहुत लग रही है और अच्छा कूलर लगा देंगे। शेखर जी क्या लगता है, अनुमानन कितना समय लगना चाहिए था? कि आप भी मानते हैं वास्तव में कि जरूरत से ज्यादा समय लग गया? ये बड़ा अच्छा विषय है कि नगर निगम जो पूरे शहर में विकास के काम कर रही है, कोई भी बड़ा प्रोग्राम आता है, प्रवासी भारतीय आ जाए, ग्लोबल समिट आ जाए, तो तुरंत ऐसे शहर की तस्वीर बदल देता है। वही नगर निगम अपनी खुद की बिल्डिंग नहीं बना पा रहा है। हालांकि महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने जब से नगर निगम में कदम रखा है, उन्होंने पहली प्रायोरिटी से इसका काम शुरू कराया है और वो ठेकेदार लगातार काम कर रहा है। अब कहीं जाके ऐसा लगता है कि वहाँ काम चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि अगली नहीं तो उसकी अगली परिषद तक हाल तो इनका तैयार हो ही जाएगा। क्या लगता है महेश जी, आप बताइए, सटीक बताइएगा कि क्या लगता है कि कौन सी तिथि और कौन सा मुहूर्त और कौन सा महीना होगा जब हॉल तैयार हो जाएगा? माननीय बागोरा जी ने अपने बात में उसका
सही उत्तर दे दिया जी। है, परंतु हमारे माननीय महापौर जी सतत उसके लिए संघर्षरत है, संघर्ष नहीं, और लगभग मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली परिषद उसी हॉल में होगी, ऐसा पूर्ण विश्वास के साथ मैं इसमें शब्द संघर्ष प्रयासरत होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब संघर्ष कर रहे हैं एक हॉल बनाने के लिए, तो ये तो बड़ा शर्म का विषय होगा। हमारा कोशिश में लगे कि जल्दी हो जाए, कोशिश में लगे हैं वो जी। और रही बात संघर्ष शब्द की, वो ठीक है निकल जाता है, पर फिर भी माननीय मेयर साहब खुद दौरा करें, मैं भी साथ में था, उनका दौरा हुआ, और आने वाले परिषद जो होगी वो हमारी उस हॉल में होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आपने ओम नागपाल संस्था का कोई कल जिक्र किया था सदन में, आपसे हम इसलिए पूछना चाहते हैं क्योंकि कल जब आप बोल रही थी ना, तो सत्ता दल में शोर बहुत ज्यादा था। अक्सर हमारा ऐसा मानना है कि जब सच बोलता है तो झूठ बहुत जोर जोर से चिल्लाता है, और ज़रूरत भी होती है। हम चिल्लाएंगे नहीं तो सच जोर से बोलेगा, और जब सच की आवाज़ आएगी तो महेश जी बोलने नहीं दे रहे थे ना आपको, इसीलिए हमने एक कोशिश की कि यहाँ आपको बोलने दिया जाए। क्या विषय क्या था ओम नागपाल संस्थान का? मैम, ओम नागपाल संस्थान ये कम से कम मैं 11-12 साल से पार्षद हूँ, जब से मैं लगातार हर साल देखती हूँ कि ये क्या चीज़ है, वही काय का अनुदान देते हैं, लेकिन मुझे पता चला है कि वो एक बीजेपी से संबंधित एक संस्था, ओम नागपाल जी एक पत्रकार थे जो मतलब आरएसएस के भी जो भी थे, अल्लाह जाने जो भी थे, तो उनको वो एक दान दिया गया था, उसमें कुछ फर्नीचर बना के दिया, नगर निगम ने उसको पैसे दिए, सब करा, और वो हॉल इतना बड़ा दिया कि आज की तारीख में आप उसको किराए से देंगे तो उसके अंदर 10-12 हजार लाख रुपए उसका किराया आ जाएगा। बहुत बड़ा हॉल है मेन जगह पे। अब उसमें सही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरा ये कहना था कि वो एक शोध संस्थान जी, शोध संस्थान है जी, उसके अंदर आप ये मुझे बताएं कि कितने शोध हुए इतने साल में, कितने लोग वैज्ञानिक बन गए, कितने डॉक्टर बन गए, कितने काबिल हो गए, और उसके अंदर जो बैठी हुई है, क्या नाम है उनका, दिव्या जी या जो भी उसको चलाते हैं, तो वो ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग घिसते हैं। कितने सालों से पार्षद हैं आप? मेरे को 11वां साल है। और संस्था को बने हुए कितने साल हो गए? उसके 4-5 साल पहले से पहली बार याद आया अचानक से आपको कि कोई संस्थान है, शोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पीछे जो लोग सदन में बैठे थे वो कुछ बोल रहे थे ऐसा कि इतने सालों में नहीं बोली तो अचानक क्यों बोल रही हैं? क्या हुआ? कोई खटपट तो नहीं हो गई दिव्या जी से, या कोई और दूसरे मामले हैं? नहीं, दिव्या जी को तो मैं जानती भी नहीं ना, मैंने उनका शक्ल देखी है। आप नहीं जानती हैं? मेरे को तो एजेंडे में वो प्रश्न दिखा तो मैंने फिर किसी जानकारों से पूछा कि भाई क्या चीज है, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा अच्छा आपको नॉलेज नहीं था। चलिए महेश जी आप बता दीजिए और जानकारी को अच्छे से दुरुस्त कीजिएगा, वहाँ सदन में बोलने नहीं देते हैं, वो बार बार शिकायत कर रही है आपकी। दूसरी बात ये है कि दिव्या जी, एक मेरी बात कंप्लीट कर लूं कि आज ठेकेदारों को करोड़ों रुपया अपना बाकी है। अब हमसे कल पूछ रहे थे, कोई सुझाव ही नहीं दिया विपक्ष ने कि हमको ऐसा कैसे बचाना है, तो मैंने बताया ना भैया 10 लाख रुपए तुम बर्बाद कर रहे हो, उतना पैसा आज ठेकेदारों को, आज तुम जो इतना इतरा रहे हो, एक बार फर्स्ट आ गए, 2 बार आ गए, 3 बार आ गए, 4 बार आ गए, अगर ये ठेकेदार काम नहीं करते जिनके आप आज करोड़ों का पेमेंट रोक के बैठे हो, तो क्या आप फर्स्ट आते? वो अगर ड्रेनेज नहीं डालते, वो बगीचे नहीं बनाते, वो सड़कें नहीं बनाते, वो जो ठेकेदार कर्जा ले लेके आज उन्होंने अपनी ठेकेदारी की है, वो उन्होंने सोचा था 4 पैसे कमाएंगे, उनके करोड़ों रुपए नहीं निकल रहे हैं, तो आप कहां से इतराते इतना, और 6 बार 7 बार फर्स्ट आते ही नहीं अगर सड़कें खराब पड़ी रहती। चलिए ठेकेदारों का विषय ले आई और ठेकेदारों की लड़ाई भी लड़ रही है रूबीना जी, चलिए ये भी दुरुस्त कर दीजिए इनकी जानकारी को। क्लियर कर दूं कि ओम नागपाल शोध संस्थान को संचालित डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी द्वारा किया जाता है, उसके उनकी देखरेख में चलता है, जहां पर बच्चों को शिक्षा के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था और आने वाला किस प्रकार से भारत का नव भारत का निर्माण यह सिखाया जाता है। आसपास के बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी जाती है, समय समय पर मोटिवेशनल स्पीकरों को बुलाकर उनका मार्गदर्शन होने के साथ साथ नवाचार सिखाया जाता है। आप जाकर देखिए वहां पर ओम नागपाल शोध संस्थान के माध्यम से कितने बच्चों को शिक्षण मिल रहा है। नहीं आपने देखा क्या? वो तो ये कह रही है कि कोई वो तो जांच चाहती है कि आप जांच करवाइए और कुछ ऐसा एक फिगर आउट करके बता दीजिए कि कितने बच्चे गए, मतलब वो जांच चाहती है कुल मिला के। तो ठीक है ना, अगर सब कुछ ठीक है जांच करवा दीजिए, बात कर लीजिए मेयर पुष्पमित्र भार्गव जी से कि चलिए
मेयर साहब जांच करवा लेते हैं ओम नागपाल देखो, संस्थान की। जांच की बात वहां होती है जहां पर कुछ दिखता जी। नहीं। इस सोच संस्थान के माध्यम से कितने बड़े बड़े आपने मोटिवेशनल कितने स्पीकर्स आए, आपने देखा होगी माननीय प्रधानमंत्री जी भी उनके। मैंने ये बताओ मुझे कितने लोग अब बड़े देखिए, बड़े अब देखिए ये तो खैर काबिलियत की बात नहीं है। आप इसका आरटीआई के माध्यम से आप इसकी जानकारी निकलवा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। शेखर जी, तो आपके उसके पास माध्यम कोई से दुरुस्त सारी जानकारी है ये शोध के विषय में? जी, रुबीना जी ने ओम नागपाल संस्थान को लेकर सवाल किया कि इनसे पैसे बचा लिए जाए। तो रुबीना जी, नगर निगम को आप देखेंगे ना तो नगर निगम जाने कितने लोगों को कितना पैसा देता है, एक ओम नागपाल को ही नहीं देता है। तो उन सब की जांच करा लीजिए और क्यों देता है उसको भी आप देख लीजिए, तो बहुत सारा पैसा बचवा देंगे आप। फिर बात करेंगे अपन पैसे बचाने की बात कर रहे हैं, हमको ठेकेदारों को पैसे देने की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमारी भी पार्षदों की कहीं जिम्मेदारी नहीं बनती है? आपको लगता है कि हमारे वार्ड से नगर निगम को टैक्स मिले? वो टैक्स की जब बारी आती है तब कोई पार्षद नगर निगम का सपोर्ट नहीं करता है, उल्टा जो वसूली करने अमला जाता है उसको डराते धमकाते हैं, धमका के वापस कर दिया जाता है। नगर निगम का रिकॉर्ड बताता है, रुबीना जी रिकॉर्ड आप चेक करा लीजिएगा आपके वार्ड से, आपके वार्ड से बाकी मेरे वहाँ से बहुत रेवेन्यू मिला है। देखिए मेरे वहाँ तो क्या हो गया अभी, देखिए ये तो गलत बात है कि इनके यहाँ से रेवेन्यू मिला है। आप उठा के देख लीजिए खजराना वाला वार्ड, आप कोजिया आजाद नगर का वार्ड देखिए, आजाद नगर वाला, वहाँ पर घुस नहीं सकते नगर निगम के कर्मचारियों के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार होता है। आप खुद देखने वाले हो किस तरह का व्यवहार नगर निगम के कर्मचारियों के साथ किया जाता है। रेवेन्यू के नाम पे शून्य मिलता है, जीरो। आप सुविधाएं आप सारी लेना चाहते हो, परंतु काम आपको सारे चाहिए, आपको ठेकेदारों का पेमेंट भी कराना है, पर रेवेन्यू के नाम पे जीरो। आपके वार्ड से जीरो होता है लगभग, आप सारे वार्ड। नहीं, आप ये तो आप बहुत संगीन आरोप लगा रही है कि जीरो संपत्ति कर। जी, मैंने बोला जी कि पार्षदों की सहयोग करना चाहिए। जी, कांग्रेस बोला ना बीजेपी बोला, बिल्कुल सही बात मैंने है। बोला पार्षदों की भी ये जिम्मेदारी है कि नगर निगम को टैक्स दिलाए। नहीं, कल की बात को भी मैंने उसमें सम्मिलित किया है, फौजिया दीदी वाले विषय को भी किया है, और आपको भी मैं वापस इसी बात को दोहरा रहा हूँ कि आप लोगों के यहाँ से रेवेन्यू के, जैसे मेरा भी बस्ती बहुल वार्ड है, परंतु मैं लगातार खाते खुलवाने पे जोर देता हूँ कि हम क्यों ना नगर निगम को टैक्स दें और हमारी जिम्मेदारी निभाएं, क्यों ना आग्रह करें हम क्यों हमेशा सिर्फ जल्दी बोलिए। जी, और नगर निगम को टैक्स के नाम पे पीठ दिखाते हैं, हम ऐसा क्यों? हम इसी को देखने जाएंगे, इसी को देखने जाएंगे। महापौर जी ने एक नया इनोवेटिव जो इस बार किया, वाकई काबिले तारीफ है कि 400 वो कॉलोनियां जो कवर्ड कैंपस कॉलोनियां है, उसके अंदर जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है सब उन्होंने लगवाई है। उस कवर्ड कैंपस में जो लोग रहते हैं, अभी तक बिजली का बिल वो भरते थे, ऐसी 400 कॉलोनियों का सर्वे कराया गया कि ये लोग टैक्स देते हैं कि नहीं निगम को, वो टैक्स निगम को देते हैं, इसलिए तय किया गया कि अब इनका बिजली का खर्च हम देंगे, नगर निगम अब देगा। क्यों दे रहा है? क्योंकि वो टैक्स देते हैं। जो लोग टैक्स नहीं देते हैं उनको सुविधा की बात करें अपन, और फिर पैसे बचाने की बात करें कि ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हो रहा है, अभी नई एलएनटी की लाइन डल रही है, उसमें जब तक लाइन नहीं दे रहे हैं, जब तक कि हाउस टैक्स नहीं भरा हुआ, तो हमारे वहाँ जब 190% लाइनें डल गई है, तो जब हाउस टैक्स भरा हुआ होगा जब तो लाइन डली ना, लाइन ही नहीं देते हैं वो, मतलब देना ही नहीं है। स्लिप होगी ना अपने पास, स्लिप वगैरह होगी ना, स्लिप देते हैं। अरे साहब, कच्ची रसीदों के आधार पर ठेकेदार को डराकर, कर्मचारियों को डराकर अपने क्षेत्रों में लगातार कनेक्शन कराए जा रहे हैं। गलत बात। ये एलएनटी के अधिकारियों के माध्यम से ही मैं जानकारी लेकर आपको बता रहा हूँ कि काम करना ही पड़ेगा हमारे यहाँ पर, और टैक्स के नाम पे जीरो। अधिकारी का नाम आप देखिए, नहीं, आप अब भी हाल फोन लगाए उनको। एलएनटी के लगातार कर्मचारियों को डराया जाता है और कनेक्शन फ्री बोले। तो बहुत संगीन आरोप आपके ऊपर रुबीना जी लगाया जा रहा है कि आप लोग डराते हैं। मैं प्रमाण आने वाले जब आप कहेंगे तब बता दूं मैं, आप पता करवा लीजिए कि किस प्रकार एलएनटी के कर्मचारियों को डरा धमका कर आपको करना होगा फ्री कनेक्शन। महेश जी, आपको पता है कि एलएनटी जो कनेक्शन करके दे रही है ना, एलएनटी की लाइन पे कनेक्शन एलएनटी करेगी, ये तो आप मानते हैं? कोई प्राइवेट ठेकेदार नहीं करेगा, नगर निगम का ठेकेदार नहीं करेगा। एलएनटी जितने कनेक्शन कर रही है उसका रिकॉर्ड नगर निगम को देगी, एलएनटी बताएगी कि इसके यहाँ पुराना कनेक्शन था, इसने मुझे रसीद बताई पुराने कनेक्शन की, नहीं कचरा नहीं, मैं बात सुनिए आप मेरे, उसने एक नल कनेक्शन की मुझे रसीद बताई तो मैंने उसका कनेक्शन जोड़ा, जिसके पास रसीद नहीं थी उसका मैंने नया कनेक्शन जोड़ा, उसका मैंने पैसा जमा कराया। यही मुझे लगता है कि यही होता है आपके वार्ड में, यही होता है। संपत्ति का कचरा तो नहीं देखा। बिल्कुल यही होता है। मैं मान रहा हूँ आपकी बात। फर्जी रसीदों का काला धंधा वार्डों में व्याप्त है, आप देखने वाले हो।
फर्जी रसीदों के आधार पर भी हो रहे हैं नहीं हो रहा है, कनेक्शन। नहीं चलिए और तो आप ये ही लोगों के क्षेत्रों में हो रहे हैं, बाकी जगह तो नहीं हो रहे। नहीं नहीं कहीं भी नहीं हो रहा। देखो, जो ईमानदारी से कनेक्शन लेता है, पानी का बिल भरता है, उसका बकायदा पूरा रिकॉर्ड निकलता तो है रिकॉर्ड कि निकला इतने वर्ष में इस महीने में हमने इंदौर नगर पालिका निगम को जलकर दिया है, उसी के आधार पर दूसरा कनेक्शन होता है। मैं अब आपको ऐसा इतना कुछ है बड़ा नहीं, सिर्फ सबूत फर्जी दे रही रसीदें हूँ दिखा कि दी जाती उसकी है फर्जी और रसीद कनेक्शन होती हो जाता है। फिर तो नगर निगम फर्जी है अगर फर्जी रसीद है तो। आपके ही क्षेत्र की बात चलिए कर एक रहा विषय हूं। और है, ग्रीन इंदौर। आपने बोला था पर्यावरण को क्या सुरक्षित करना है, संतुलित करना है, ग्रीन करना है, इंदौर को सुंदर करना है। इंदौर को जब भी कोई बाहर से आता है ना, तो बहुत सारे पौधे खरीद के आते हैं और लगा दिए जाते हैं, उनका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। शेखर वाघोला जी, इस बात का जवाब मुझे ऐसा लगता है कि दोनों से बेहतर आप दे पाएंगे कि आखिरकार वो पौधे जाते कहाँ हैं और क्या हिसाब किताब है उनका, क्योंकि पौधे तो हमेशा नए नए लगाए जाते हैं, नए नए मेहमान आते हैं और नए नए तरीके के जो पौधे लगाए जाते हैं, नई नई तरीके की डिजाइनर वॉल पेंटिंग होती है। ऐसे ऐसे खर्चे होते हैं जो केवल क्षणिक रहते हैं, मतलब उसकी सुंदरता क्षणिक होती है, बाद में घास पे पेंट हो जाता है। कैसे देखते हैं? नगर निगम में बीजेपी के 4 वार्ड से परिषद है और उमा शशि शर्मा के समय शहर की हरियाली की चिंता की गई। बिल्कुल ठीक बात बिल्कुल है। सही बात है। उमा दीदी ने शहर के बगीचों की सूद ली और 600 बगीचों उन्होंने संवारने की बात करी थी। वो रिकॉर्ड भी बनाया था कि एक दिन में हमने इतने सारे बगीचों का भूमि पूजन कर दिया। उसके बाद उसमें हरियाली, पौधे वोधे सबकी बात की। हर बार बारिश आती है ना तो पौधारोपण किया जाता है, बहुत पौधारोपण किया जाता है, लाखों पौधे लगाए जाते हैं, सिटी फॉरेस्ट बना दिया गया। ये पौधे लगा तो दिए, इसकी काउंटिंग अगले साल ये नहीं पता चलता है कि 1000 पौधे लगाए थे तो बचे कितने, जी ये भूल जाते हैं। अभी प्रवासी भारतीय हिंदुस्तान घूमने आए थे, जी। मैं यही कहूंगा कि वो घूमने आए थे इंदौर। घूमने आए थे, इन्वेस्टमेंट का तो लोभ लुभावन बेवकूफी बनाया गया था शुद्ध रूप से। चूना लगाया। तब हमने ग्लोबल गार्डन बनाए, जी। ग्लोबल गार्डन में उनसे पौधे लगवाए, उनकी नेम प्लेट भी लगाई है कि अमेरिका से आए थे, इन्होंने यहाँ पौधा लगा के गए हैं। उस पर बड़ा बारकोड लगाया गया है, वो घर बैठ के देखेंगे कि हमारा वो वहाँ पर वो है। जी। अब पता नहीं वो पौधा कितने दिन तक वो देख पाएंगे, ये तो वही बताएंगे। पर इस शहर को हरियाली चाहिए। जिस तरीके से हम शहर को हरियाली उजाड़ उजाड़ कर कंक्रीट करते जा रहे हैं, हमने पुल बना रहे हैं, पौधे काट रहे हैं, पेड़ काट रहे जी। हैं, पेड़ को दूसरी जगह लगाने जाते हैं, 100 में से 10 पेड़ चल जाते हैं, हम बता देते हैं कि 10 पेड़ हमारे चल गए। 90 का क्या हुआ? पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं? उस पेड़ के उसके आसपास पेड़ लगाओ ना। ग्रीन रोड की पूरी हरियाली खत्म कर दी गई है। तो ये सब हरियाली जाकारी ग्रीन इंदौर की हम बात कर रहे हैं, फिर हम कहते हैं शहर का पॉल्यूशन ठीक करना है, इंडेक्स लेवल कम लाना है, किसे लाएंगे? तो महेश जी ये बड़ा सवाल है कि हर साल हम इतने पौधे लगा रहे हैं तो उनकी काउंटिंग कराएं हम, और ये जिंदा रहे इसकी चिंता भी हमें करनी चलिए महेश जी लिख लीजिएगा और अपने मेयर साहब को बताइएगा, समझाइएगा कि ये भी एक बहुत गंभीर विषय है और इस पे भी हमको काम करना चाहिए। अच्छा, आप युवाओं की बातों को रखते हैं, बहुत अंतिम और गंभीर प्रश्न है, इंदौर नगर निगम की कमाई कैसे हो, रेवेन्यू कैसे जनरेट हो और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक रूप से इंदौर नगर निगम मजबूत हो, क्योंकि कर्जों से लदा हुआ है आपका इंदौर नगर निगम। आपने देखा तो क्या इसके ऊपर, बात पूरी हो जाने देनी चाहिए, क्या इसके ऊपर कोई प्रावधान बनाया है? क्योंकि बहुत ही क्रिएटिव मेयर हैं, नए नए सारे पार्षद हैं, मैक्सिमम लोग पहली बार चुनाव लड़ करके गए हैं, बहुत सारे लोग पहली मर्तबा MIC में आए हैं। इतना क्रिएटिव, इतना इनोवेटिव इंदौर नगर निगम तैयार किया गया है, नए लोग हैं, कोई आपने प्रावधान? देखा होगा सबसे पहले पेपरलेस बजट, ठीक है, वो हो गया, सुन पहली लिया वो सदन तो। के बाद 6 लाख रुपए जी। की बचत हुई। ठीक है, उसके बाद आप देखिए सोलर प्लांट, वो लैपटॉप जरूर देंगे ना आप, में वो सोलर लैपटॉप को प्लांट जोड़ा कि नहीं, वो लगाया फ्री जा में नहीं रहा है, आया। जिससे प्रतिमाह जी। 7 से 8 करोड़ रुपए की बचत होगी। जी। आप इस पहलू को क्यों नहीं देखते हैं? और लगातार माननीय मेयर साहब लगे हुए हैं कि किस प्रकार इंदौर में बजट अच्छा हो, जी। अच्छा होने के साथ साथ अधिक से अधिक रेवेन्यू आए और रेवेन्यू के साथ साथ जनता को सुविधा भी मिले, जी। उसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और हर जो वो चीज जिसका सदुपयोग नहीं हो रहा है उसके अंदर पैसा कैसे बचाया जाए, मेयर साहब उस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। शेखर जी, आपको क्या लगता है ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां से रेवेन्यू कलेक्ट हो सकता है? क्योंकि नगर निगम को पैसा भी चाहिए चलाने के लिए, केवल संपत्ति कर की वसूली कर ली जाए या नल का जल, खैर नल वाला टैक्स तो कोई भरता ही नहीं है मेरे हिसाब से, लोगों का पेंडिंग ही चलता रहता है, ना तो लोगों के नल कनेक्शन काटे जाते हैं, ना कोई उसकी सूद लेता है।
कैसे देखते हैं? देखिए, नगर निगम की अगर इनकम ऑफ सोर्स की बात करेंगे तो नगर निगम का राजस्व जो संपत्ति कर से आता है, जल कर से आता जी। है, छत से आता है, इसके अलावा कोई बड़ा टैक्स नगर निगम को नहीं आता है। जी। नगर निगम मार्केट की दुकानों का किराया आ जाएगा आपका, जी। और जो आपको क्षतिपूर्ति राशि मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रदेश सरकार से वो मिल जाएगी। वो मिलेगी। जी। इसके अलावा रेवेन्यू का और कोई तरीका नहीं है, उन्हें सिर्फ पैसा बचाना होगा। जी पैसा बचाने के लिए काम करना पड़ा। इस बजट का मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी, जो भी रहा हो बजट कितने का भी पेश किया गया, क्या होगा क्या नहीं, जी। इस बजट में जिन लोगों ने बोला, जी। जिन युवाओं ने बोला, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, उनका विजन अच्छा लगा जी। कि यार उनको मौका मिला बोलने का। नहीं तो परिषद की बैठकों में और हमने देखा है कि वो परंपरागत जो पार्षद है मजे बजाए वही बोलते आते थे। बोलते हैं, जी। जो नए आते हैं उनको बोलने का मौका नहीं मिलता। चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या महापौर जी हो, इन्होंने इस बार उन लोगों को बोलने का मौका दिया है और उन्होंने काफी प्रभावी तरीके से बोला है। जी। मैं बात करूंगा रुबीना जी की। रुबीना जी इनको भी पहली बार इतना अच्छा बोलने का अवसर मिला। कांग्रेस के कुनबे का जी वो तरकश का तीर है, जी। जिसका इंतजार सबको रहता है कि ये कब बोलेंगी? सीधा सीधा अटैक करती है जी। और बातों को इतने अच्छे तरीके से पेश करती है। इन्होंने कल महापौर जी को सीधा बोला कि आपने सोलर लगा दिया, हमारे यहाँ कब सोलर लगेगा। जी। बिल्कुल सही बात है। जब बात की जा रही है कि सोलर लगाना है तो सबको बैठ के बात करनी थी, सब लोग अपने यहाँ सोलर लगाएं, सोलर सिटी हमें बनाना है। जी। एक पहल करनी थी। बिल्कुल अच्छा ठीक बोला बात इन्होंने, है। हालांकि महापौर जी ने भी ठीक किया कि सब सक्षम है पार्षद लगाने के लिए, कोई ऐसा जी। सक्षम नहीं है कि नहीं लगा सकता। ये हो सकता है सोलर सिटी लगाने के लिए नगर निगम की बिल्डिंग पर, नगर निगम के जोनल दफ्तरों पर आप सोलर सिटी जी। लगाने के लिए बिल्कुल जिस ठीक बात है। एजेंसी को हायर कर रहे हैं वो सस्ते दामों में पार्षद क्या भी लगा देगी, तो इनके भी लग जाएगा। तो ये समय में पैसा बचाना होगा। चलिए, तो इस चर्चा को यहीं विराम लगाएंगे और आपको बता दें कि वास्तव में कई परिषदें आई और गईं, कई मेयर आए और चले गए, परंतु वास्तव में हमने भी इस बात को गौर किया कि इंदौर नगर निगम के जो नवागत मेयर है यानी कि पुष्यमित्र भार्गव, सबके मित्र, उन्होंने पक्ष विपक्ष दोनों ही दल के लोगों को भरपूर समय दिया अपनी बात रखने के लिए। और आज तक यही कहा जाता था कि पुष्यमित्र भार्गव एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, परंतु हमने उनका एक अवतार ये भी देखा कि वो एक बहुत अच्छे श्रोता भी हैं। तो वक्ता वही अच्छा होता है जो अच्छा श्रोता भी हो। तो महेश जी आप भी ध्यान रखिएगा कि वक्ता वही अच्छा होता है जो सामने वाले की बात को बहुत गंभीरता से सुने भी। तो पुष्यमित्र भार्गव की अगुवाई में क्या वास्तव में इंदौर नगर निगम 7वां आसमान छुएगा? क्या स्वच्छता में नंबर 1 आने वाला इंदौर ट्रैफिक और अन्य क्षेत्रों में भी अपने सफलता के झंडे गाड़ पाएगा? क्या वास्तव में हथेली पर चांद दिखाने वाले मेयर इंदौर नगर निगम के अब तक के सबसे स्मार्ट मेयर साबित होंगे? क्या होगा इंदौर का भविष्य और क्या रहेगा आने वाला इंदौर? जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी प्रियंका पांडे के साथ और देखते रहिए रेड 9 न्यूज़।